everyone, welcome back to Quick Minds. Today we will discuss class 11th chapter 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर पार्ट 3। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। इसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम एंड ए मोलिक्यूल और आयन। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? किसी एटम और मोलिक्यूल पे क्या होता है? फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए मोलिक्यूल और आयन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम in free state and number of electrons assigned to that atom in Lewis structure। क्लियर हुआ? फॉर्मल चार्ज क्या होता है हमारा? ये एक डिफरेंस होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू दैट एटम इन फ्री स्टेट। क्लियर? फ्री स्टेट में वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन टू दैट एटम इन लेविस स्ट्रक्चर। क्लियर? लेविस स्ट्रक्चर में हमने कितने इलेक्ट्रॉन असाइन कर रखे। अज्यूमिंग दैट ईच shared pair of electron and the atom has one electron of its own and lone pair on it belong to completely। क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन है। इसको एक फॉर्मूले से समझते हैं हम। फॉर्मल चार्ज क्या होता है हमारा? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर्मल चार्ज के लिए। क्लियर हुआ? तो इसमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, हमें पढ़ा था लोन पेयर्स कौन से होते हैं, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये हमारे इससे क्या निकलेगा? कितना फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है फॉर्मल चार्ज का, ये हमने क्यों निकाला है? सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज। The main advantage of calculation of formal charge is that it helps to select the stable structure। यह हमें हेल्प करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है एटम का, वो जानने के लिए। क्लियर? मोस्ट स्टेबल स्टेट इज वन विच हैज द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्जेस ऑन एटम। जिस पे जितना स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज होगा एटम पे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हुआ इसका सिग्निफिकेंस? नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। एक ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा है, तो इसमें क्या ऑक्टेट और डुप्लेट हम कंप्लीट कराते हैं एटम का बाय शेयरिंग और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा ऑक्टेट रूल है। क्लियर है? इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कराते हैं, कि हमने पढ़ा ऑक्टेट रूल के बारे में। तो इसकी क्या लिमिटेशंस हैं ऑक्टेट रूल की? तो फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन नीड टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट एंड नॉट इट्स ऑक्टेट। तो इसमें हाइड्रोजन क्या है? अपना डुप्लेट कंप्लीट करती है, ऑक्टेट नहीं करती। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। ठीक है? सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक BeCl2, BFS एंड AlCl3। In this molecule the center atom has less than 8 electrons। ठीक है? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है वो 8 से कम होती है। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। जो इस टाइप के जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं तो उनमें हम ऑक्टेट रूल यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन, सेंटर एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेस देन 8 होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारी लिमिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक PCl5, SF6, IF7, H2SO4। In these molecules the center atom has more than 8 electrons। इनके पास क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो इसमें भी ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल नहीं होता। These compounds are called hypervalent compounds। इनको हमने क्या नाम दिया है? हाइपरवैलेंट। और पिछले वाले कौन से थे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। क्लियर? तो वहाँ भी ऑक्टेट रूल काम नहीं करता। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेज। जो हमारी नोबल गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज हैं, वो क्या होती हैं? उनमें भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। हैव ऑलरेडी कंप्लीट, उनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, शुड नॉट फॉर्म कंपाउंड। हाउएवर दिस कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड लाइक XeF2, XeF4, XeF6, KrF2 एसेक्टर। क्लियर है? तो जो ऑक्टेट रूल्स के जो कंपाउंड बने हैं, जिनोन, फ्लोरीन, जिनोन के, ठीक है,
जिनोन F5 F4 जिनोन F6 क्रिप्टोन फ्लोरीन। क्लियर है। तो ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं इनके पास ऑलरेडी क्या होती है, उनकी ऑक्टेट स्टेबल स्टेट होती है, तो वहाँ भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। नेक्स्ट आता है ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। जो हमारे ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं या ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनमें भी इसकी लिमिटेशन दीज आर द सम मॉलिक्यूल्स और आयंस विच इन विच बॉन्डेड एटम कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दम। तो उनके अंदर क्या होता है, जो बॉन्डेड एटम होते हैं उनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द बॉन्ड दस प्रेजेंट आर ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एंड द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स में भी ये रूल फॉलो नहीं होता, वहाँ भी इसकी लिमिटेशंस है। तो ये हमारी ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस होगी। नेक्स्ट एक और थ्योरी है लेविस लैंगुर कॉन्सेप्ट। तो लेविस कॉन्सेप्ट क्या बताता है, ये इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ये इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स। ये हमें इसको मतलब ये नहीं बता पाता, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि एटम्स कैसे टुगेदर इन एटम्स एक मॉलिक्यूल में कैसे इकट्ठे रहते हैं। क्लियर है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये शेप को भी डिफाइन नहीं कर पाता कोवेलेंट बॉन्ड्स में मॉलिक्यूल्स की। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लेविस ने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि एनर्जी रिलीज होती है जो जब हम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो उसने एनर्जी को भी एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है लेविस कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट आता है हमारा, अब ये दोनों की लिमिटेशंस आ गई। नेक्स्ट तो फिर हमने एक न्यू थ्योरी पढ़ी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी VSEPR। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी हमें क्या बताती है, द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंटर एटम रिपल वन अनदर एंड मूव सो far apart from one another so that there is no further repulsion between them. As a result, molecule has minimum energy and maximum stability. क्लियर। तो हमें क्या चाहिए, जो हमारा मोलिक्यूल बने वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके पास। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के ये वैलेंस शेल हमें बताती है, द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग सेंटर एटम। एक सेंटर एटम ले लिया, तो उसमें के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या करे, रिपल करे वन अनदर, मूव सो पार्ट। तो वो रिपल करते करते इतनी दूर भाग जाते हैं वन अनदर सो डैट देयर इज नो फर्दर रिपल्शन। तो उनके बीच में फर्दर रिपल्शन पॉसिबल नहीं होता। एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है इसकी अजम्पशंस। बेसिक अजम्पशन क्या है VSEPR की, The shape of molecule containing only two atom is always linear। ये हमने assumption मानी है, ये हमें फॉलो करनी है VSEPR बना के थ्योरी के अंदर। ठीक है, जब भी हम मॉलिक्यूल्स की शेप वगैरह बनाएंगे एटम्स के, तो हमें ये बेसिक assumptions लेके चलनी है। The shape of molecule containing only two atoms is always linear। इसने क्या बोला, जिस मॉलिक्यूल के पास दो एटम हैं तो उसकी शेप कैसी होगी, लीनियर होगी। नेक्स्ट है द फॉर ए मोलिक्यूल कंटेनिंग 3 और मोर एटम, वन ऑफ एटम इज कॉल्ड सेंटर एटम टू विच अदर एटम आर लिंक्ड। अब एक के मोलिक्यूल के पास 3 और उससे ज़्यादा एटम है, तो इसमें इसने क्या बोला है कि एक को हम सेंटर एटम कंसिडर करेंगे और बाकी जो एटम है वो उससे लिंक हो जाएंगे। क्लियर है, ये इसका सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट है इफ ए सेंटर एटम इज लिंक्ड टू सिमिलर एटम। अगर सेंटर एटम सिमिलर एटम से लिंक है, सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, सिमिलर एटम्स के बॉन्ड पेयर से सराउंड है, द रिपल्शन बिटवीन देम आर सिमिलर, एज ए रिजल्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। तो शेप कैसी बनेगी उस मॉलिक्यूल के, सिमेट्रिकल बनेगी। एंड मॉलिक्यूल इज सेड टू बी हैव रेगुलर ज्योमेट्री। उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, रेगुलर होगी। किसके पास होगी, अगर जो एक सेंटर एटम है वो लिंक कर रहा है सिमिलर एटम्स के साथ, तो उनके बीच में क्या होगी, बॉन्ड पेयर्स के अंदर रिपल्शन होगी और शेप कैसी होगी उनकी, सिमेट्रिकल होगी और ज्योमेट्री कैसी होगी, रेगुलर होगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ ए सेंटर एटम लिंक्ड टू डिफरेंट एटम। अगर सेंटर एटम हमारा डिफरेंट एटम से लिंक करता है
तो इसके लिए क्या होगा, इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या था, बॉन्ड पेयर से था, इसमें डिफरेंट एटम है और सराउंड किससे करा, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर से। रिपल्शन बिटवीन देम इज डिफरेंट, तो उनके बीच में रिपल्शन वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूल हैज इरेगुलर और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड। पहले वाले में कैसी थी, सिमेट्रिकल और रेगुलर। क्लियर है, तो ये क्लियर हो गया फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट है इसका रिपल्शन का ऑर्डर देखिए। लोन पेयर की सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होती है, लोन पेयर में। फिर उससे कम किस में हो जाती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होती है। क्लियर है। नेक्स्ट द एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंटर एटम। जो एग्जैक्ट शेप होगी मॉलिक्यूल की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है अराउंड द सेंटर एटम, जो सेंटर एटम के कितने चारों तरफ कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने प्रेजेंट है, उसके ऊपर उसकी शेप, एग्जैक्ट शेप मॉलिक्यूल के डिपेंड करेगी। तो ये हमारी वैलेंस बैंड थ्योरी की, वैलेंस VSEPR की हमारी कुछ अजम्पशंस हैं जो हमने याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगली नोटिफिकेशन जानने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।